आज हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस खत्म हो गए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एलिमिनेशन रिएक्शन इन हैलो अल्केन्स। ये भी बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन इन हैलो अल्केन्स क्या होता है। एलिमिनेशन आपको समझ में आता है क्या होता है? एलिमिनेट करने वाले हैं हम इसमें से, यानी मॉलिक्यूल एक रिएक्टेंट लेंगे और उसमें से कुछ चीजें रिमूव करेंगे। तो सबस्ट्रेट में से कुछ चीजें अगर हम रिमूव कर रहे हैं, परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बुलाते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बुलाते हैं। जैसे अब हमें एलिमिनेशन किसका पढ़ना है? हैलो अल्केन का। तो एक हैलो अल्केन ले लेती हूँ पहले मैं, CH3CH2Br। ये एक हैलो अल्केन ले लिया। सो ब्रोमीन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन। ब्रोमीन जिस कार्बन को डायरेक्टली अटैच होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? अल्फा कार्बन बुलाते हैं। और जो इसके बाद अल्फा कार्बन के जो बाजू में कार्बन होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? बीटा कार्बन बुलाते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बताया? इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म। ब्रोमीन जिस कार्बन को डायरेक्टली अटैच होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? अल्फा कार्बन बुलाते हैं। और इस अल्फा कार्बन के बाजू वाले कार्बन को हम क्या बुलाते हैं? बीटा कार्बन बुलाते हैं। अब इसमें क्या होने वाला है? अगर इसमें मैंने इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करा दिया, अल्कोहलिक KOH जो होता है ये रिएजेंट है जिसके साथ हम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं। तो ये क्या करता है? अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ क्या बेटा? ये CH2 हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नोट कि अल्कोहलिक मीडियम होना जरूरी है। KOH के लिए अल्कोहलिक मीडियम होना जरूरी है, तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए हमें ध्यान रखना है। तो इस केस में KOH जो है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ बेस। तो अगर बेस की तरह एक्ट करने वाला है यानी वो क्या है? OH नेगेटिव की तरह एक्ट करने वाला है, क्योंकि हमने अल्कोहलिक मीडियम लिया है। तो ये क्या करेगा? इट विल एब्स्ट्रैक्ट द H पॉजिटिव आयन विच इज प्लेस्ड एट द बीटा पोजिशन। वो बीटा पोजिशन के कार्बन का H पॉजिटिव आयन रिमूव करेगा एंड इट विल फॉर्म वाटर। सो दिस इज द एलिमिनेशन। यहाँ पर तो अभी देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ब्रोमीन जिसको अटैच है, मैंने क्या बताया, उस कार्बन को क्या बुलाते हैं? अल्फा कार्बन बुलाते हैं। और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को क्या बुलाते हैं? बीटा कार्बन बुलाते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह एक्ट करेगा। जबकि अगर मैंने एक्वस मीडियम लिया होता तो वो किसकी तरह एक्ट करता है? हाइड्रोलाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर वो किसकी तरह एक्ट करने वाला है? बेस की तरह एक्ट करने वाला है। तो इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। अब ये इस प्रोटॉन को अगर KOH एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी यहाँ पर जाकर OH अटैक करेगा और इस H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, वो क्या होगा? इट विल मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। अब ये जैसे ही यहाँ मूव हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कार्बन डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये तो पेंटावेलेंट हो जाएगा उस केस के लिए। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले लेगा और वो हट जाएगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा? हमारा अल्कीन बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि उसने यही हाइड्रोजन के ऊपर अटैक क्यों किया, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? क्या होने वाला है? ब्रोमीन कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से यहाँ पर भी आएंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अगर यहाँ पर आएंगे तो कार्बन विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू दिस कार्बन विल बी मोर। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये नेगेटिवली चार्ज पोर्शन हो जाएगा। तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है और OH भी के साथ चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये वहां पर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि रिपल्शन होगा वहां। इसीलिए वो कहां पर जाएगा? ही विल फील मोर कंफर्टेबल जहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा है। इसीलिए वो ये बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है? अल्कीन फॉर्म करता है। हो गया एलिमिनेशन। देखिए मैंने हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज व्हाट? एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होता है? KBr प्लस वाटर। ठीक, याद क्या रखना है हमें? इंपॉर्टेंट चीज कि KOH के लिए हमें कैसा मीडियम चाहिए है? यहाँ पर अल्कोहलिक मीडियम चाहिए, तभी वो एलिमिनेशन का काम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो अब इस रिएक्शन का एक और नाम रख सकते थे। इस रिएक्शन में आपने क्या रिमूव किया है? देखिए हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है और क्या रिमूव किया है? हैलोजन।
तो हम इसको क्या बुला सकते हैं, रिमूवल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डी। और क्या रिमूव किया है, हाइड्रोजन और हैलोजन, तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। समझा आपको, क्या क्या रिमूव किया हमने, हाइड्रोजन रिमूव किया है और हैलोजन, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन बताया। तो ये अल्कोहलिक KOH क्या हो गया, डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट हो गया। इज इट ओके, समझा आपको क्या है यहाँ पर KOH किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ बेस। अब एक और एग्जांपल लेंगे तो जिससे और ज्यादा आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल से हम समझेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, देखिए 1 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसका नाम क्या है 2 क्लोरो, कितने कार्बन है 4 कार्बन है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन का अगर इसका रिएक्शन हमने अल्कोहलिक KOH के साथ किया तो क्या होगा। अब देखिए अल्कोहलिक KOH के साथ करते तो मैंने क्या बताया था, इसमें KOH किसकी तरह एक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट करता है, यानी वो OH नेगेटिव आयन इसके ऊपर अटैक करने वाला है। अब हम वो अटैक कहां पर करता है, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। अभी हम देखेंगे पहले क्या है, हैलोजन इस कार्बन को लगा है इसीलिए ये कार्बन को क्या बुलाएंगे, अल्फा कार्बन, और जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उनको क्या बोलेंगे फिर अल्फा हाइड्रोजन। अब इसका नेक्स्ट वाला कार्बन ये भी है और नेक्स्ट वाला कार्बन ये भी है, तो ये क्या है बीटा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन लगे हैं वो क्या है, बीटा हाइड्रोजन है। मींस इस मॉलिक्यूल में कितने बीटा हाइड्रोजन है, देखिए टोटल 5 है। अब OH कहां पर जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो OH चाहे तो यहां से भी H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर वो यहां से भी H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। मींस इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बन सकता है, या तो अगर वो यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा बन जाएगा 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन, प्लस दूसरा क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड, अगर उसने यहाँ का हाइड्रोजन लिया तो CH3 CH CH CH3, और ये क्या है ब्यूट 2 इन, और ये क्या है ब्यूट 1 इन। ठीक, अब ऐसे दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब भी कभी दो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो आपको याद होगा कि उसमें से एक मेजर प्रोडक्ट होता है और एक माइनर प्रोडक्ट होता है। तो अब यहाँ पर कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, ये दोनों ही क्या है, अल्कीन्स है, और अल्कीन्स की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, अल्कीन्स की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, एक इफेक्ट हमने पढ़ा था 11th क्लास में, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पे डिपेंड करती है। अगर इन्हें मैं सिंपल वर्ड्स में बोल दूं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यानी क्या होता है, ऐसे अल्कीन्स जिनके पास नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सेडजेफ, इसीलिए हम उसे क्या बुलाते हैं, सेडजेफ रूल बुलाते हैं। ठीक है, अब सेडजेफ रूल फॉलो करेंगे हम यहाँ पर। इसमें देखिए इसमें कितने अल्किल ग्रुप है, एक ही अल्किल ग्रुप है, यहाँ पर कितने अल्किल ग्रुप है, 2 अल्किल ग्रुप है, तो ये क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसे सेडजेफ्स प्रोडक्ट भी बुला सकते हैं। ओके, समझा आपको क्या बताया मैंने, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, जिसके पास में नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स ज्यादा होते हैं, और वही क्या है सेडजेफ्स रूल है। तो ये सेडजेफ्स रूल के अकॉर्डिंगली ब्यूट 2 इन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड ब्यूट 1 इन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। इसका भी एक और नाम है, इसे हॉफमैन्स प्रोडक्ट बुलाते हैं। इज इट ओके, समझा आपको, एक बार शॉर्ट में आपको रिवाइज करके देती हूँ, बहुत इजी है। ये मैंने एग्जांपल लिया 2 क्लोरोब्यूटेन का, 2 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो ये भी क्या कौन सी रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। अल्कोहलिक KOH है, KOH को मैंने अल्कोहल में डिसॉल्व किया है, अल्कोहलिक मीडियम है, इसीलिए KOH किसकी तरह एक्ट करने वाला है, बेस की तरह एक्ट करने वाला है।
तो अगर वो बेस की तरह एक्ट करेगा मींस OH नेगेटिव आयंस रहेंगे उसके पास ज्यादा के, तो OH नेगेटिव आयंस जो है वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। और कौन से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, वो जो बीटा कार्बन पे लगे हुए थे। तो ये बीटा कार्बन, दो बीटा कार्बन है यहाँ पर, तो वो एक बार हम सोच लें कि इसने इधर से एब्स्ट्रैक्ट किया होगा तो ब्यूट 1 इन बन जाएगा, और अगर यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया होगा तो ब्यूट 2 इन बन जाएगा। और इन दोनों में से कौन स्टेबल होता है, अकॉर्डिंग टू सेडजेव्स रूल, जिसने ऑब्जर्व किया था उनके ऑनर में ये रूल का नाम दिया गया है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। और क्यों, तो रूल क्या है कि मोर अल्काइलेटेड alkene is the major product। तो सेडजेव रूल क्या है, मोर अल्काइलेटेड alkene is the major product। तो जिसके पास में नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप ज्यादा होते हैं वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 अल्किल ग्रुप है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट है और ये ज्यादा स्टेबल है। हमने ये स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में भी पढ़ी थी, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी हम अप्लाई कर सकते थे यहाँ। और इसमें सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप है, इसीलिए ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। तो इसे हम, जो मेजर प्रोडक्ट है उसको हम क्या बुलाते हैं, सेडजेव्स प्रोडक्ट भी बुलाते हैं, और जो माइनर प्रोडक्ट है उसे एक और नाम दिया हुआ है, क्या बुलाते हैं, हॉफमैन्स प्रोडक्ट भी बुलाते हैं। सो अल्कोहलिक KOH ने क्या काम किया है, आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, वो डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो और कौन कौन से डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट होते हैं, देखिए डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन है इसीलिए एजेंट है ये। तो अल्कोहलिक KOH है एक तो एजेंट, दूसरा है NaNH2 दैट इज सोडामाइड। यानी अब जब कभी आपको एरो के ऊपर अल्कोहलिक KOH या फिर NaNH2 दिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। और एक और होता है, अगर हमने बल्कि न्यूक्लियोफाइल लिया है, जैसे ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये भी किसकी तरह एक्ट करेगा, फिर एलिमिनेशन रिएजेंट के तरह, या फिर हम बोल सकते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी जाएगा। और एलिमिनेशन रिएक्शंस अभी हमने पढ़ी। एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक होती है E1 और दूसरी होती है E2। याद होगा हमने SN1 और SN2 पढ़ा था, सेम वैसा ही रहता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। मैं बताऊंगी आपको कैसा है एलिमिनेशन रिएक्शंस में। अभी जैसे हमने वहां पर एक्वस KOH लो तो वो सब्स्टिट्यूशन का काम करते हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया है, अल्कोहलिक KOH लिया तो वो किसका काम कर रहा था, एलिमिनेशन का काम कर रहा था। लेट्स सी व्हाट इज द E1 एंड E2। E1 जो होता है ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है, ये E2 बायोमॉलिक्यूलर होता है। E1 जो होता है सेम वैसा ही चल रहा है जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, वहां पर भी SN1 SN2 आप कंपेयर करिएगा, बहुत कुछ चीजें सेम है। यहाँ पर ये 2 स्टेप्स में होती है, ये 1 स्टेप में होती है। यहाँ पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होता है, इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है। सेम वैसा ही चल रहा है जैसा हमने SN1 और SN2 के लिए पढ़ा था। यहाँ पर वीक बेस भी काम करेगा, चलेगा, वहां पर हमने वीक न्यूक्लियोफाइल लिखा था, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ही लगेगा, पर यहाँ पर हीट की जरूरत पड़ती है, साथ में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हीट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम उसी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा होगा, वेदर E1 होगा या फिर E2 होगा। अगर हीट लिखी है तो E1 फॉलो करने वाला होगा, अगर हीट नहीं लिखा है तो E2 फॉलो करेगा, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है इसीलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आपको याद होगा मैंने 11th में आपको पढ़ाया था हाइड्राइड शिफ्ट, मिथिल शिफ्ट, तो वही रीअरेंजमेंट्स कहलाती है। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल नहीं है। सो ये हो गया एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो आपको समझा क्या है एलिमिनेशन रिएक्शंस में, E1 क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर 2 स्टेप होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ऑर्डर 1 होता है, वीक बेस, और हीट का साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ हीट रहेगा और वीक बेस रहेगा तो वो क्या है, E1 है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो क्या है, E2। सो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है E1 में। रिएक्टिविटी अब थोड़ा सा बता देती हूँ एलिमिनेशन रिएक्शन का।
अगर सपोज करिए हमने दूसरे टाइप के अल्किल हैलाइड्स लिए, यानी RF, RCl, RBr और RI, सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये हमने पढ़ा है। इन केस ये कैसे मॉलिक्यूल्स है, हेटेरो मॉलिक्यूल्स है, तो हेटेरो मॉलिक्यूल्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड लेंथ पे। जितनी ज्यादा बॉन्ड की लेंथ होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो आयोडीन इसमें सबसे बड़ा एटम है, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ऐसा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ व्हाट, अल्किल हैलाइड्स। समझा आपको, ये बहुत इजी था। फिर दूसरा, ease of reactivity in case of primary, secondary and tertiary alkyl halides। यानी अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी, अब इसमें इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता था E1 में, कार्बोकेटायन, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। यानी अल्किल हैलाइड्स के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में टर्शरी विल बी मोर रिएक्टिव फॉर टुवर्ड्स डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। So this was all about elimination reaction। आपको समझा होगा, अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।